Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So our today's topic of discussion is rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction का मतलब क्या है कि जो chemical reactions के हम study करने वाले हैं वो किस स्पीड से या किस रेट से प्रोसीड कर रही है। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं रिएक्शंस के। फॉर एग्जाम्पल हमने आयनिक रिएक्शन ली जिसमें हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मिक्सिंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विद सोडियम क्लोराइड। जैसे ही आप इनको मिक्स करते हो एकदम से इंस्टेंटेनियसली क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे और साथ में सोडियम नाइट्रेट आपके पास फॉर्म्ड हो जाएगा। तो ये एक आयनिक रिएक्शन है जो कि बहुत स्पीडली होगी, बहुत फास्टली होगी। सेकेंड वे अगर हम कंसीडर करें रस्टिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और मॉइस्चर, तो लोहे को जो जंग लगता है एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो बहुत ही स्लो स्पीड से होता है, वो रिएक्शन बहुत ही स्लोली होगी। ये एग्जांपल्स हो गए हमारे पास फास्ट रिएक्शन के, स्लो रिएक्शन के। कुछ रिएक्शंस जो है हमारे पास वो मॉडरेट स्पीड पे भी होते हैं। फॉर एग्जांपल केन शुगर का इन्वर्जन हो गया या स्टार्च का हाइड्रोलिसिस हो गया, ये मॉडरेट स्पीड से काम कर रही है। इसका मतलब जो आप केमिकल रिएक्शंस की बात करते हो वो फास्टली भी हो सकती है, वो स्लोली भी हो सकती है, वो मॉडरेट स्पीड से भी हो सकती हैं। सो हमें जैसे बताए अगर आप व्हीकल की बात कर रहे हो, व्हीकल रन कर रहा है, हमें उसकी स्पीड की बात करनी है। तो स्पीड हम कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि आपने बात मान लीजिए स्टार्ट हुए आप इनिशियल पॉइंट से, आपने 50 सेकेंड्स के बाद उसकी स्पीड देखनी है क्या रही। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज रेट के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से आपके पास जो फाइनल तक आपने कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा। तो इसी तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शंस को या फिर केमिकल रिएक्शंस की रेट या स्पीड की बात करते हैं। इसमें क्या होगा आपके पास, अगर आपने केमिकल रिएक्शन की रेट या स्पीड की बात करनी है तो वह आप कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में बात करोगे, और कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज है वो किसका आएगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, डिवाइडेड बाय जो टाइम टेकन होगा। मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे अब इसमें रिएक्टेंट में क्या चेंज आएगा और प्रोडक्ट में क्या चेंज आएगा। तो जैसे ही हम किसी रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं वो बराबर होगा कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिक्रीज हो रहा है उसके, और वो बराबर होगा कितना प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में जो इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन तो डिक्रीज करती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। सो स्पेसिफिकली रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगेन वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मोर स्पेसिफिकली अगर हम कंसीडर करें एक एग्जाम्पल जिसमें हम हाइपोथेटिकल रिएक्शन लेके चल रहे हैं जहाँ से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। इस टाइम पे एक मोल जो रिएक्टेंट का है वो प्रोड्यूस कर रहा है एक मोल ऑफ प्रोडक्ट। हमने दो टाइम इंटरवल मान लीजिए, स्टार्टिंग टाइम इंटरवल हमारे पास T1 है, फाइनल टाइम इंटरवल T2 है। तो जब T1 टाइम इंटरवल है उस टाइम पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो R1 है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, P1। टाइम T2 पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या है, R2, और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, P2। तो अगर हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज R2 माइनस R1। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें वो किसके बराबर होगा, P2 माइनस P1। जो हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं। तो अब हमने बोला कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का चेंज देख लिया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का हमने चेंज देख लिया। अब वो किस टाइम पे होगा, वो चेंज इन टाइम क्या आ जाएगा आपके पास, T2 माइनस T1। तो यही चीज़ हमने यहाँ मेंशन करी है। तो डेल्टा T किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1। डेल्टा R किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1। डेल्टा P किसके बराबर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P2 माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P1। सो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने ऑब्वियसली बात करें कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। तो अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R क्या होगा, अब क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो हम रिएक्टेंट की टर्म में अगर हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो डिक्रीज हो रही है विच इज़ योर R। अब यहाँ पर जो आप लिखोगे वो डेल्टा R लिखोगे, यहाँ पर स्पेसिफिकली आप क्या लिखोगे, डेल्टा R डिवाइडेड बाई डेल्टा T। और प्रोडक्ट की टर्म में अगर हम बात करें तो क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P दैट इज योर प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अगेन इसको कैसे लिखोगे, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब एक चीज़ जो इंपॉर्टेंटली ध्यान रखने वाली है वो ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, बट हमें तो पता है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी
तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू तो कम आ रही है, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा आ रही है, यहाँ तो नेगेटिव साइन आएगा। अब हमें इसको ओवरऑल पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस की बात करेंगे एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पॉजिटिव के बराबर होता है। क्लियर। तो जब भी हमने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशंस की बात करनी है तो वहाँ पर नेगेटिव साइन हमने रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये हमारे पास जो है, अगर हम रेट की बात करते हैं इस टाइम पे हमारे पास एवरेज रेट निकल रहा है, और एवरेज रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। दूसरी चीज़ इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है तो वो हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। एक चीज़ और, जो एवरेज रेट है वो डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है उस चेंज को होने। सो नेक्स्ट इज अवर ग्राफ्स। इसमें हम क्या देखने वाले हैं, पहला ग्राफ जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, इसलिए डिक्रीजिंग कर्व आ रहा है। अब इस कर्व को समझने के लिए हमें दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, एक होता है एवरेज रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट का मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल, टाइम इंटरवल के बीच में जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो चेंज हो रही है वो होता है एवरेज रेट, और उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें एक रिएक्शन का रेट जानना है तो वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। क्लियर। ये आपके पास एक पर्टिकुलर फाइनाइट चेंज होता है और डी जो है आपके पास बहुत ही कम चेंज है। अब इंस्टेंटेनियस रेट हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कर्व जो लिया उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है आपके पास, टेंजेंट का मतलब होता है टच करना किसी चीज़ को। तो एक ऐसी लाइन आप ड्रॉ करोगे जो उस कर्व को किसी पॉइंट पे टच कर रही है और उसी पॉइंट पे आपको उसका रेट निकालना है। फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को देखते हैं। अब हमने एक कर्व ड्रॉ किया, अगर हमें इसका एवरेज रेट निकालना है तो एवरेज रेट के लिए क्या करेंगे, इस कर्व पे कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लीजिए जिस टाइम इंटरवल के बीच में एक्चुअली में आपको रेट निकालना है वो आप टाइम इंटरवल कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पे हमने लिया T1 और T2, जिसमें T2 क्या है, फाइनल टाइम, T1 क्या है, इनिशियल टाइम। तो T2 पे जो आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो R2 है, और T1 पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो R1 है। हमें पता है एवरेज रेट अगर हम रिएक्टेंट की टर्म में बात कर रहे हैं तो पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे, और एवरेज की बात कर रहे हैं तो डेल्टा यूज़ करेंगे, तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। और डेल्टा का आर का मतलब क्या होगा आपके पास, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो फाइनल टाइम है विच इज़ T2 माइनस T1। ये हमारे पास आएगा एवरेज रेट। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, सपोज आपने इस पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है, तो ये हमारा कर्व जा रहा है इस, अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट तो क्या करेंगे, हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब वो टेंजेंट जो है, वो टेंजेंट इस लाइन को कहाँ पे मीट कर रहा है उसी पॉइंट पे हम अपना इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे। जैसे ही आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके यहाँ पर आप इसके एंड पॉइंट्स पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए। अब इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग आप वाई और एक्स एक्सिस के पॉइंट्स देख सकते हैं। जैसे इस कर्व की अगर हम बात करें तो हमने ये टेंजेंट लाइन देख ली, इस पर्टिकुलर टाइम पे हमने अपनी इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस रेट होगा। और उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, जो टेंजेंट के एंड पॉइंट्स है उसको मीट कर दिया। अब जब यहाँ पर मीट किया तो वाई एक्सिस की जो वैल्यू है वो ये आ गई, और एक y1 और y2 की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंगली आ गई, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 और x2 की वैल्यूज़ ये आ गई। तो आप जब ये वैल्यूज़ देखेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा विच इज़ योर इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम सेकेंड ग्राफ कंसीडर करते हैं विच इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वर्सेस टाइम, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब इस T1 और T2 टाइम के बीच में हमें अगर एवरेज रेट की बात करनी है तो वो क्या होगा आपके पास, डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब T1 आपके पास इनिशियल टाइम पीरियड, T2 आपके पास फाइनल टाइम पीरियड, तो डेल्टा P क्या होगा आपके पास, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 विच इज़ योर एवरेज रेट। अगेन हमें इंस्टेंटेनियस रेट की बात करनी है तो एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उस टेंजेंट को जो जहाँ पर ये मीट कर रहा है वो टाइम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस टाइम होगा। उस टेंजेंट को आगे आप क्या करोगे, उस टेंजेंट के एंड पॉइंट्स को मिलाओगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y पे वैल्यूज़ देखोगे। मान लीजिए ये वैल्यू आती है आपके पास y1, ये वैल्यू आती है y2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास ये वैल्यू आती है कुछ T2 और ये T1, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। क्लियर।
तो हमें अगर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट के स्लोप जो आएगा वो इंस्टेंटेनियस रेट होगा। जबकि अगर आप एवरेज रेट की बात करो उस टाइम पे आपको कोई टेंजेंट ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं, सपोज कर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं तो हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो डेल्टा टी है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। इसका मतलब जो टाइम का जो चेंज हो रहा है ना उस इंटरवल के बीच में वो बहुत ही कम है, तभी हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो आपके पास एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हमने बोला रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप रिएक्टेंट की टर्म में लिखिए चाहे आप प्रोडक्ट की टर्म में लिखिए, वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बाय टाइम, दैट मीन्स concentration of reactant divided by time taken, या फिर change in concentration of product divided by time taken। तो concentration का यूनिट अगर हम मोल पर लीटर लेते हैं और टाइम का यूनिट अगर हम सेकेंड लेते हैं तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या बन गया, मोल पर लीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें गैसेस की, और गैसेस में हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेशर यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। तो अब इसी की बेसिस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे, विच इज़ एग्जांपल 4.1। क्या कहते हैं, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट अ डिफरेंट टाइम गिवन बिलो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है डिफरेंट टाइम पे, आपको क्या करना है, एवरेज रेट निकालना है। हमें पता है एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, कोई भी दो टाइम इंटरवल को कंसीडर कर लीजिए, उसमें जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आ रहा है वो देखना है हमें टाइम दिया हुआ है 0, 50, 100, 150, 200, 300, 400, 700, 800 सेकेंड्स, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। तो हमने क्या करना है, डिफरेंट स्लॉट्स बनाते जाएंगे। तो हम इसको कंसीडर करते हैं, सबसे पहले ये टेबल बनाते हैं। सो एवरेज रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 0 सेकेंड्स और 50 सेकेंड्स के बीच में रेट देखना है, 50 to 100 सेकेंड्स के बीच में देखना है, 100 to 150 सेकेंड्स के बीच में देखना है। तो इनिशियल टाइम फर्स्ट केस में हमने मान लेते हैं 0 सेकेंड्स लिया, तो 0 सेकेंड्स पे आपके पास जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो उसकी वैल्यू क्या है, 0.100। फाइनल टाइम आपने T2 लिया विच इज़ योर 50 सेकेंड्स, उस टाइम पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.0905। सेकेंड इंटरवल आप कंसीडर कर रहे हैं 50 और 100 के बीच में, तो टाइम जब T1 इनिशियली 50 सेकेंड्स लेके चल रहे हो उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है वो कितनी वैल्यू है, 0.0905। और जब फाइनल टाइम आप T2 100 सेकेंड्स लेके चल रहे हो उस टाइम पे जो वैल्यू है आपके पास वो है 0.0820। तो ऐसे ही हमने वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। तो हम फर्स्ट वाले की बात करते हैं अगर, तो आपने निकालना है एवरेज रेट। एवरेज रेट हमें पता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.0905, ये हम देख रहे हैं 0 से 50 वाले इंटरवल के लिए, माइनस 0.100 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज 50 माइनस 0। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यू गेट द आंसर इज माइनस 0.00019। जब भी हम फिजिकल के आंसर्स की बात करते हैं तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप डेसिमल लगा रहे हो उससे पहले एक ही नंबर आपके पास आए। फॉर एग्जांपल ये अपने आंसर लिखा 1.90। इस आंसर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा आंसर था उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁴ से। दैट्स वाई जब हमने एवरेज रेट की बात की थी तो ऊपर 10⁻⁴ से ऑलरेडी मल्टीप्लाई करा दिया था, ताकि हमें सारी वैल्यूज़ में ये वारी वैल्यू ये 10⁻⁴ ना लिखनी पड़े। तो हमने एवरेज रेट की जब बात करी तो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि जो एवरेज रेट आएगा उसको मल्टीप्लाई करो 10⁻⁴ से, और उसके जो यूनिट आने वाले हैं वो मोल पर लीटर पर सेकेंड आने वाले हैं। तो इसी तरह से हमने सारे एवरेज रेट की वैल्यू बात करी। 0 से 50 वाले टाइम इंटरवल के बीच में आपके पास वैल्यू आ रही है 1.90, 50 से 100 वाले टाइम इंटरवल के बीच में वैल्यू आ रही है 1.70। इन द सेम वे 700 से 800 के बीच में जो वैल्यू आ रही है वो 0.4 आ रही है। तो जो एवरेज रेट है वो फॉल कर रहा है 1.90 से आपके पास 0.4 तक। और एवरेज रेट जो है वो हमें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो हमें ये नहीं बता सकता ना कि रिएक्शन का जो रेट है वो क्या होगा, क्योंकि ये किसी आप 0 से 50 सेकेंड्स के बीच की बात करो तो 0 से 50 सेकेंड्स में आप कभी भी बात करोगे तो वो कांस्टेंट रहेगी ना एवरेज रेट। तो मान लो आपने 35 सेकेंड्स पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करी तो वो 1.90 होगी, आप 45 पे बात करो तो वो भी 1.90 होगी। बट अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है 35 सेकेंड्स पे तो वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट।
तो जब भी रिएक्शन को आपने किसी मोमेंट ऑफ टाइम के लिए बताना है, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बताना है, तो उस टाइम पे हम कैलकुलेट करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि जो एवरेज रेट का जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है। दैट मीन्स जो डेल्टा टी है उस टाइम पे ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तभी हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर सकते हैं। तो अब हमने इन वैल्यूज़ का यूज़ करके अपना ग्राफ प्लॉट किया और उस ग्राफ पे हमें मान लीजिए टाइम जब 600 सेकेंड्स है उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करनी है। दैट मीन्स हमने एक पर्टिकुलर टाइम की बात करी, अब ये पर्टिकुलर टाइम की बात करिए तो हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना पड़ेगा। और हमें पता है इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम जो भी कर्व है उस पर क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वही आपको इंस्टेंटेनियस रेट देगा। तो हम 600 सेकेंड्स की बात करते हैं तो इस कर्व पे हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया। अब जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, इसके जो टू एक्सट्रीम कॉर्नर्स है उसको हम मीट करते हैं, तो ये वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आने वाली है। इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक्स एक्सिस पे क्या आ रही है, 400 और 800 वाली वैल्यू यूज़ करेंगे हम। तो हम इंस्टेंटेनियस रेट देखिए अब कैसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट अगर आप 600 सेकेंड्स पे निकाल रहे हो, क्योंकि रिएक्टेंट की बात है नेगेटिव साइन ऑलरेडी आएगा, तो फाइनल वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, दैट इज़ योर 0.0165। अब ध्यान से देखिए वो कौन सी वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है आपके पास पर्टिकुलर 0.0165 माइनस इनिशियल वैल्यू विच इज़ योर 0.037 विच इज़ योर दिस वैल्यू। क्लियर। तो जैसे ही आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसको स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स उसको मिला दीजिए, उसको अगेन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे वैल्यू देख लीजिए। तो वाई एक्सिस पे हमने वैल्यू देख ली और एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहे हैं, ये 400 और 800 पे, तो ये वैल्यूज़ हमने देख ली। क्लियर। इंस्टेंटेनियस रेट अगर हम 600 सेकेंड्स पे बात कर रहे हैं तो जो आपके पास रिएक्टेंट की वैल्यूज़ आ रही है उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय जो टाइम इंटरवल जिसमें आप बात कर रहे हो उसका डिफरेंस आ गया, विच इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू। इन द सेम वे आप टाइम जब 250 सेकेंड्स की बात करोगे उस टाइम पे भी क्या करोगे, 250 सेकेंड्स पे आप क्या करने वाले हो, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हो जो 250 सेकेंड्स पे आके मीट करेगा, उसके दोनों कॉर्नर्स को मिलाओगे, वाई एक्सिस पे वैल्यू देखोगे और कॉरस्पॉन्डिंगली एक्स एक्सिस पे वैल्यू देखोगे। इन द सेम वे 350 सेकेंड 450 सेकेंड्स पे आप इंस्टेंटेनियस रेट बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब जब हम एवरेज रेट की बात करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स की बात करते हैं। सपोज करो आपको इसी में ही अगर एवरेज रेट निकालना होता 200 और 400 सेकेंड्स के लिए, आप क्या करते हैं, 400 सेकेंड्स पे ये वैल्यू है, 200 पे ये वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज़ आप देख लेते हैं। जब आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, उस टेंजेंट पे जो स्लोप की वैल्यू है वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट दे रही है। एंड द वन मेजर डिफरेंस इज कि आप जब भी एवरेज रेट की बात करोगे उसको डिनोट करोगे डेल्टा से, और जब भी आप इंस्टेंटेनियस रेट की बात करोगे तो उसको रिप्रेजेंट करोगे डी से। क्लियर। अब हम एक रिएक्शन देखते हैं जहाँ पर आपके पास है Hg + Cl2 गिव्स HgCl2। अब यहाँ पर जो स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो क्या है, सेम है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होगी, यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, दैट इज़ योर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जब हम केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम एक बहुत ज़्यादा चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हमें उस रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमें उसको एग्जैक्ट नॉलेज हो सके। दैट मीन्स जहाँ पर आपके पास किस स्पीड से वो रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल्स ले लोगे तो आप उसको ईजिली देख नहीं पाओगे, इसलिए हम इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है इसलिए ऑलरेडी नेगेटिव साइन आएगा, तो डी Hg/dt विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पर बीच में क्या आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा माइनस d/Cl/dt, dCl2/dt विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि प्रोडक्ट है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो इंक्रीज होगी, विच इज़ d/HgCl2/dt। दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और वो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि स्टोक्योमेट्री जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की थी वो सिंगल 1 वैल्यू थी। अब अगर हमारे पास ये रिएक्शन है 2HI गिव्स H2 + I2, इस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, जो भी स्टोक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, विच इज़ 1/2। अब हमें पता है ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो -1/2 d/HI/dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तो स्टोक्योमेट्री कुछ भी नहीं है, सिंगल कॉफिशिएंट 1 है, विच इज इक्वल टू d/H2/dt अगेन विच इज इक्वल टू d/I2/dt। तो ये आपके पास क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है।
सिमिलरली अगर आप इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, अब इस रिएक्शन के लिए आप इजली लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारे पास। इसके लिए सबसे पहले कॉफिशिएंट क्या है बी आर नेगेटिव का 5, तो 1/5 डी ऑफ बी आर नेगेटिव डिवाइडेड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो माइनस की वैल्यू माइनस हम लगाएंगे आगे, विच इज़ इक्वल टू माइनस डी ऑफ बी आर O3 नेगेटिव डिवाइडेड बाई डी टी विच इज़ इक्वल टू 1/6 नेगेटिव का अगेन डी ऑफ H पॉजिटिव डिवाइडेड बाई डी टी is equal to 1/3 d of Br2 divided by dt which is equal to 1/3 d of H2O divided by dt। क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा? रिएक्टेंट की बात करें नेगेटिव साइन आएगा, ये इक्वल टू आएगा, अगेन नेगेटिव आएगा, साथ में आप क्या लिखोगे? चेंज की बात कर रहे हैं हम इसलिए डी यूज़ करेंगे। अगर हम कोई भी गैसेस रिएक्शन की बात करते हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के, इसलिए उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है आप उसको किसके टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब इसी के बेसिस पे हम एक एग्जाम्पल करते हैं विच इज़ एग्जाम्पल 4.2। क्या कहता है हमें? द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially, the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation. अब देखिए, जब भी इतने लंबे क्वेश्चंस हमारे पास गिवन होते हैं ना, उसमें रिलेवेंट 2-3 चीज़ें होती हैं। तो फिजिकल में आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए डरना नहीं है, उसमें से जो रेलेवेंट पॉइंट हैं जो हमारे क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए ज़रूरी हैं उसको निकालना है। हमें टेम्परेचर से कोई काम नहीं है अभी के लिए, हमें पता रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 2.33 मोल पर लीटर, और 184 मिनट्स के बाद, इसका मतलब इनिशियली वो स्टार्ट हुई 0 से, और 184 मिनट्स के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है वो रिड्यूस्ड हो गई 2.08 मोल पर लीटर। और रिएक्शन जो है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर रही है, इसका मतलब इस इक्वेशन का तो कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा होगा। हमें क्या निकालना है? एवरेज रेट निकालनी है। एवरेज रेट भी आपके पास यूनिट्स कौन कौन से होंगे? आर में निकालनी है, मिनट में निकालना है, सेकेंड में निकालनी है, और NO2 का जो प्रोडक्शन है इस टाइम पे क्या होगा वो बताना है। तो सबसे पहला काम हमारा एवरेज रेट निकालना। एवरेज रेट के लिए हम क्या करेंगे? कॉफिशिएंट इसका क्या है? 2 है, तो क्या करेंगे? 1/2, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है N2O5 की, विच इज़ 2.08, माइनस में आपके पास क्या आएगा? 2.33 डिवाइडेड बाय टाइम क्या है आपके पास? इनिशियली स्टार्ट हो रही होगी तो 0 मिनट से स्टार्ट हो रही है, और गई कहाँ तक है? 184, दैट मीन्स 184 मिनट माइनस 0। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली जो कि आपके पास आई 6.79 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। अब ध्यान रखिएगा मिनट लेके चल रहे तो पर मिनट आएगा। अब इसको चेंज करना है तो कन्वर्जन फैक्टर आप क्या यूज़ करेंगे? देखिए, एक आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसी कन्वर्जन फैक्टर को यूज़ करके आप डिफरेंट यूनिट्स में अपना आंसर इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड हमें निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस टाइम पे आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है NO2 का। तो NO2 की अगर हम वैल्यू की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे कम्प्लीटली तो वो कैसे लिखेंगे? -1/2 डी ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू 1/4 डी ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई dt विच इज़ इक्वल टू डी ऑफ O2 डिवाइडेड बाई dt। हमारा काम तो सिर्फ इसी रिएक्शन से है, तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा आपके पास? 1/4 डी ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आप इसको किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये मेंशन नहीं है। तो बाय कन्वेंशन जो हम स्टार्टिंग वाला यूनिट लेके चल रहे हैं उसी में ही बात करते हैं। वो वैल्यू क्या आई थी आपके पास? रेट क्या आया था? 6.79 इंटू 10⁻⁻4। अब ये किसके बराबर है? 1/4 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाई dt। अब अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमने काम यहाँ पर किया है। तो ये किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? 6.79 टू 10⁻⁻4 को मल्टीप्लाई कर दिया बाय 4। क्लियर?
होपफुली आपको ये समझ आया होगा, नहीं तो एक बार और डिटेल में देखते हैं कैसे लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख सकते हैं, हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ योर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 d of N2O5 divided by dt, which is equal to 1/4 d of NO2 divided by dt। हमें इससे काम नहीं है, हमें सिर्फ काम है अभी इससे, क्योंकि इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू हमें पता है, तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही चीज़ हमने यहाँ पर करी है। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 2.72 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। अब ये इंटेक्स क्वेश्चन है, इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। If you have any doubt regarding this topic, please do write in the comment box. If you like this video, click on the like button. If you find this video useful, then click on the subscribe button and share with your friends. Thank you so much for watching.